वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट द गैसियस स्टेट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और ठोस के कण एक दूसरे के काफी निकट होते हैं, जबकि गैस के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं और इनके मध्य आकर्षण बल भी बहुत कम होते हैं। गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अंतराण्विक बल बहुत कम होने के कारण इनके अणु बहुत अधिक गतिशील होते हैं तथा अनियमित गति करते हैं। गैसों का घनत्व भी बहुत कम होता है और गैसों की कोई निश्चित आकृति अथवा आयतन नहीं होता। गैसें अधिक संपीड्य होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। जब दो से अधिक गैसों को मिलाया जाता है तो ये समांगी मिश्रण बनाती हैं। गैसें दो प्रकार की होती हैं, आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें। आदर्श गैसें वे गैसें जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती हों आदर्श गैसें कहलाती हैं। और वास्तविक गैसें वे गैसें जो केवल निम्न दाब व उच्च ताप पर आदर्श गैस के समान व्यवहार करती हों वास्तविक गैसें कहलाती है। अर्थात निम्न दाब और उच्च ताप पर जो गैसें गैसों के नियमों का पालन करती हों वास्तविक गैसें होती हैं। अब हम देखते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस सिद्धांत को डी बर्नौली ने 1738 में दिया था और बाद में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट क्लॉजियस, वॉन डर वॉल, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल आदि ने इसको विकसित किया। इस सिद्धांत का यह नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि यह अणुओं की गति से संबंधित है। यह सिद्धांत बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, ग्राहम का विसरण नियम आदि को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है और यह सिद्धांत गैसों के गुणों को भी स्पष्ट करने में बहुत सफल रहा है। अब हम पढ़ते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है जिन्हें अणु या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। सेकंड, किसी एक गैस के समस्त अणु एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन वे अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। किसी गैस के आयतन से तात्पर्य ये है कि गैस में उपस्थित अणुओं का कुल आयतन और रिक्त स्थान जिसमें अणु स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं के आयतन का योग। अर्थात गैस का आयतन बराबर गैस में उपस्थित अणुओं का कुल आयतन प्लस रिक्त स्थान जिसमें अणु स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माना गया है या इलास्टिक माना गया है, जिससे उनकी परस्पर टक्करों से अथवा पात्र की दीवारों के साथ टक्कर होने से उनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। यह मानना कि अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं यह भी सही है, क्योंकि अणुओं की निरंतर परस्पर टक्करों से उनकी गतिज ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता
क्योंकि यदि ऐसा होता तो कुछ समय पश्चात अणु बिल्कुल स्थिर हो जाते और संपूर्ण गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, गैस के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, क्योंकि समय पाते ही गैसें तत्काल उस सभी स्थान में प्रसारित हो जाती है जो उन्हें उपलब्ध होता है। अगला पोस्टुलेट है, गैस के अणु निरंतर सीधी रेखाओं में विचरण करते हैं आपस में अथवा पात्र की दीवारों से टकराकर ये अपनी दिशा बदल लेते हैं। पुरानी क्लास में हमने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा था। द्रव में निलंबित अति सूक्ष्म कणों की टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर गति, वैसे ही गैसों के अणुओं में भी इस प्रकार की गति पाई जाती है। गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें बल को अनुभव करती हैं। इकाई आयतन पर गैस अणुओं द्वारा लगाया जाने वाला बल ही गैसीय दाब होता है। जब गैस की किसी निश्चित मात्रा का आयतन कम किया जाता है तो अणुओं की पात्र की दीवारों पर प्रहारों की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण दाब भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि गैस का आयतन बढ़ाया जाता है तो पात्र की दीवारों पर प्रहारों की संख्या घट जाती है और दाब भी कम हो जाता है। नेक्स्ट 8th पोस्टुलेट है, अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। इसे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक रिक्त जार है जिसमें सिर्फ वायु है और उसे हम ब्रोमीन वाष्प से भरे जार पर अगर उल्टा रख दें, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ब्रोमीन के लाल भूरे वाष्प वायु से 5-6 गुना भारी होते हुए भी ऊपर के जार में आ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि गैसों की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। 9th है, किसी गैस के विभिन्न अणुओं की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और इसलिए उनकी गतिज ऊर्जाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसे हम आणविक टक्करों के आधार पर समझ सकते हैं। जब कभी कोई अणु दूसरे अणु से टकराता है तो उसकी गतिज ऊर्जा के एक अंश का ह्रास होता है और जब वह तीसरे अणु से टकराता है तो हो सकता है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए। इस तरह विभिन्न अणुओं की गतिज ऊर्जाएं बदलती अर्थात घटती या बढ़ती रहती हैं, जिससे कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा समान रहती है। नेक्स्ट है, सभी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा और परमताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस प्रकार जब ताप अधिक होता है अणुओं का वेग भी अधिक होता है और इसी के फलस्वरूप अणुओं की गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। और लास्ट पोस्टुलेट है हमारा, समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते हैं, अतः अणुओं के वेग या ऊर्जा से तात्पर्य होता है उनका औसत वेग या औसत ऊर्जा। इस प्रकार आज हमने सारे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े। थैंक यू सो मच।